नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में ये भी मांग की है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन किया जाए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट किया जाए। बीजेपी सांसद ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली का इतिहास न केवल हजारों वर्ष पुराना है बल्कि इसमें भारतीय सभ्यता की आत्मा और पांडवों की ओर से स्थापित इंद्रप्रस्थ शहर की जीवंत परंपरा भी समाहित है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर में दिल्ली का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। ये केवल एक महानगर भी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आस्था, धर्म, नीति और लोक कल्याण की परंपरा का केंद्र रही है। इतिहास साक्षी है कि महाभारत काल में यही क्षेत्र पांडवों ने बसाया और अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाई थी। एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और नीति आधारित शासन की प्रतीक नगरी है। दिल्ली का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ किया जाए, इसकी जो है चर्चाएं अब तेज हैं क्योंकि इतिहास भी इस नाम का साक्षी है। अगर हम महाभारत का जिक्र करें, पांडवों की जो है जिक्र करें, पांडवों का नाम अगर हम लें तो यही दरअसल वो क्षेत्र था जहां पर जो है उन्होंने पांडवों ने इस जगह को बसाया था। तो आस्था, धर्म, नीति और लोक कल्याण की परंपरा का केंद्र रही है और अब जो है दिल्ली का जो नाम बदलने की बात कही जा रही है, इसी पर जो है ज़्यादा बातचीत ले मेरे साथ बीजेपी नेता आशीष जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत आशीष जी, अब जो दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने की बात जो है की जा रही है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? दिल्ली का नाम जहाँ तक लता जी हमको याद है इंद्रप्रस्थ ही था जी, और इंद्रप्रस्थ का नाम बदला गया। कुछ इतिहास के खंड काल में इस तरह की घटनाएं घटी जहाँ पर नाम बदलने की प्रचलन हुई और हम जो पुराने ऐतिहासिक नाम थे उनको बदला गया और फिर एक ऐसा काम हो रहा है जहाँ पर इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की काम हो रही है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं और हमको लगता है कि भारत देश का पूरा युवा वर्ग भी इस तरह के प्रयासों से बहुत खुश है। चाहे वो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो, चाहे पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो, हम युवा वर्ग इससे बहुत खुश है। इंद्रप्रस्थ का नाम सुनने में भी अच्छा लगता है, देश को गौरवान्वित भी करता है, देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हालांकि नाम जो है आशीष जी जरूर गौरवान्वित करता है। इतिहास की जो आप बात कर रहे हैं कि इतिहास की जो गलतियां हुई उसे जो है सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन जो वर्तमान में जो हालात हैं, क्या नाम बदलकर, क्योंकि अक्सर आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से कि जो बीजेपी है उनका काम जो है सिर्फ नाम बदलना ही रहता है। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, उत्तराखंड की हम बात कर लें, अब दिल्ली में तो नाम बदलने से क्या जो रूपरेखा है वो बदल जाएगी? अगर हम नाम बदल रहे हैं, हाँ, हम अगर नाम बदल रहे हैं तो जनता उसके साथ खड़ी है। जो मापदंड होता है लोकतंत्र में चुनाव, वो चुनाव हम पूरे देश में जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो एक सिद्धांत से चलती है, एक विचारधारा से चलती है। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं होगा तो लता जी आप भी वोट नहीं दीजिएगा। अच्छा काम हो रहा है इसलिए देश की जनता साथ है, नॉर्थ ईस्ट साथ है, साउथ साथ है और पूरा देश अगर साथ है तो आप जो कर रहे हैं वो सही है। इसका आकलन यही माना गया। आज भारत पुराना कहा जाता है कि सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज लूट कर गए, अफगानी लूट कर गए, मंगोल लूट कर गए, तो ये कहानियां कब तक चलती रहेंगी? इसको बदलने का समय है, इसको ठीक करने का समय है। और अगर जनता साथ नहीं होती, अगर इस बात पे गलतियां होती तो आज इस देश में हर एक चीज वैसा हो रहा है। कम से कम आज हम घर से निकल रहे हैं तो आतंकवादी बम फटने की आशंकाएं नहीं हो रही हैं। तो जनता इसके साथ इसी प्रकार से अगर नाम बदला जा रहा है लता जी, तो ये देश की भलाई के लिए जिसको जनता स्वीकार कर रही है, ये स्वीकार। ऐसे में आशीष जी, विपक्ष ये सवाल खड़े कर रही है, विपक्ष ये बोल रही है कि क्या नाम बदलने से दिल्ली में जो AQI लेवल बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा, जो क्राइम बढ़ रहा है क्या वो कम हो जाएगा, क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? जी, और देश में लोकतंत्र है और देश में विपक्ष होना चाहिए। लेकिन इतने कमजोर लोग हैं कि देश की मूलभूत संरचनाओं के बारे में इन लोगों का ज्यादा ध्यान है। ये रोड पर उतरकर आम जनता की बात नहीं कर सकते, ऐसे फेक बातें करते हैं कि वोट चोरी हो गया तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें करने लगेंगे, तो नाम बदल रहे हैं। आपको भारत के लोगों ने 50 साल सत्ता में बैठाया, आप उस जगह पर बैठे रहे,
और आपने क्या क्या गलतियां की, आज कश्मीर काहे अलग हो गया, कश्मीर पंडित काहे विस्थापित हो गए, केरल से कैसे इतनी सारी लड़कियां इराक और आईएसएस के पास चली गई, ये सब प्रश्न चिन्ह है। हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये देश उसको सम्मान की नजर से देख रहा है। ये देश देख रहा है कि अगर नाम बदला जा रहा है तो वो देश के इतिहास को परिपूर्ण करता है, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए अग्रसर है। अगर देश ने इसको नकारा होता लता जी तो इस पर जरूर बातें होती हैं, लेकिन विपक्ष की सारी बातें यहाँ पर गौण हो जाती हैं कि आपकी बातों को जनता नकार रही है। आप कभी कहीं छठ को छठी करती हैं, आप भारत को तोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं और भारत के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसको रोकने का काम है और पुराने इतिहास को दिखाना। इंद्रप्रस्थ नाम जैसे आज कंधार है, गांधारी कहा जाता है कि वहीं से आई, तो आज तो कंधारी रह गया ना। क्यों नहीं उसका नाम बदला गया, क्यों नहीं बदला गया और क्यों भारत का नाम बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है? इससे एक जरूर प्रश्न चिन्ह, और जो लोग इसको ठीक कर रहे हैं हम उसके साथ हैं। बिल्कुल युवा पीढ़ी इस पूरे जो विपक्ष का आरोप है उसको उसकी पहचान जो है बरकरार रहनी चाहिए। गांधार का आपने जिक्र किया, गांधारी का आपने जिक्र किया। हालांकि यही उम्मीद है कि अगर दिल्ली का नाम जो इंद्रप्रस्थ होता है तो जो समृद्ध और जो इतिहास था इंद्रप्रस्थ का पांडव के काल में वो डेफिनेटली रिपीट हो और वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। तो आपको बता दें कि क्योंकि जो पांडवों ने जो है इंद्रप्रस्थ को बसाया था, उनका समर्पण, उनका भाव, उनकी जो है संघर्ष की कहानियाँ जो है इंद्रप्रस्थ गढ़ता है, बताता है। और उसी लिहाज से दरअसल बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये गौरवान्वित इतिहास था वो जो है सबके सामने आना चाहिए, ताकि लोग जो है उसी तरीके से आगे बढ़े, सोचे, विचार करें। और महाभारत अगर आप देखेंगे तो उसमें किस तरीके से जो है पांडवों की पूरी नीति रही, चाहे वो रंगभूमि हो चाहे वो रणभूमि हो, उसके लिए जो है लोगों को कुछ सबक सीखने का जाहिर तौर पर कोई मौका ज़रूर मिले। लेकिन फिलहाल सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि क्या नाम बदलने से जो है हालात धरातल के बदल जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं कि जो है नाम बदलने को लेकर राजनीति करने के आरोप बीजेपी के नेताओं पर कई बार लगते रहे हैं। और अब क्योंकि इंद्रप्रस्थ पुराना नाम दिल्ली का था और ऐसे में कौन कौन से कानूनी दावपेच भी आएंगे, हालांकि ये भी अब जो है चर्चा का विषय होगा। अगर इस बात पे मुहर लग जाती है कि इंद्रप्रस्थ नाम होगा तो जाहिर तौर पर सोचिए कि आपको हर एक चीज़ जो है पूरी चीज़ों को जो है शुरुआती दौर से चेंज करना होगा, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो। ऐसे में कितनी सरकार जो है तैयार है इस पूरे नाम के प्रकरण को बदलने के लिए, हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जानकारी ये महत्वपूर्ण कि जो है दिल्ली का नाम अब बदलने की जो तैयारी हो रही है, इंद्रप्रस्थ नाम जो है रखने की मांग हो रही है। इसी कड़ी में जो है दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ होगा। तो वहीं एयरपोर्ट को भी बदलने की बात है। प्रमिल खंडेलवाल ने जो है गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के दौरान रायपुर के एक निजी विद्यालय की सभागार से शुरू हुआ विधानसभा का सफर 25 वर्ष बाद 51 एकड़ में फैले विशाल भवन तक पहुंच गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। मोदी ने इस दौरान विधानसभा के नए भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीता कई दशकों से जो है इस भूमि से बहुत आत्मीयता नाता रहा है। वहीं इसके अलावा इस एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय व्यतीत किया। यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे जीवन को गढ़ने में यहाँ के लोगों का, यहाँ की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और उस संकल्प की सिद्धि हर एक क्षण पर मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूँ। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुँचा है तो मुझे इसी क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। आज इस रजत जयंती के अवसर पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयां देता हूं। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है,
अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को घड़ने में यहां के लोगों का, यहां की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। काकुलम जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं कई घायल हैं, कई लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा कार्तिक मास की एकादशी के पावन अवसर पर हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के पास अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिससे कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ की स्थितियां पैदा हो गई। इस घटना पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शोक प्रकट किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। इस दुखद घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदय विदारक है। मैंने अधिकारियों को घायलों को शीघ्र और उचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। लोगों ने जानकारी दी है कि सुबह से ही मंदिर में भीड़ काफी बढ़ गई थी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हालात बेकाबू हो गए थे। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ नियंत्रण में कहां चूक गई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले मोकापा में जन स्वराज पार्टी के समर्थक और पूर्व राजद नेता 75 वर्षीय दुलार चंद यादव की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है। गुरुवार को ये घटना बाढ़ अनुमंडल के बसाऊ चक के पास उस समय पर हुई जब वे जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार अभियान में शामिल थे। दुलारचंद यादव के परिजनों ने इस घटना को हत्या बताया और आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों पर लगाए हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है, क्योंकि दुलारचंद यादव मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें मौत की कारणों को लेकर अगर बात की जाए तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से मौत की वजह सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी और फेफड़ा फटने से सांस लेने में रुकावट हुई, जिससे कि दुलारचंद यादव की मौत हो गई। आपको बता दें कि पहले दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग ही वजह बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साफ साफ ये कहा जा रहा है कि मौत गोली से नहीं बल्कि अंदरूनी चोटों और सांस के रुकने से आई है। मोन्था चक्रवात के कारण पूरे बिहार का मौसम खराब हो चुका है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन वो नहीं जा सके। उन्होंने उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर पाया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने फोन से ही चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि साहेबगंज की जनता को नमन करता हूँ। खराब मौसम के बाद कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया। यहाँ का मौसम बहुत खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा। आप सभी लोगों से अपील है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर उन्हें विजयी बनाया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपसे निवेदन है कि आप लोग मुझे एक मौका दें और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। 20 साल पुरानी इस निकम्मी सरकार ने बिहार से गलत किया है और आप मुझे एक मौका दें ताकि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम मैं कर पाऊँ। अब नया बिहार बनाना है। हम बेहद बेकरार थे गोरिया कोटी आप लोगों के बीच आकर के आप सब लोगों का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन हम नहीं आ पाए। इसका मुझे बेहद दुख है। कृपया हमको माफ कीजिएगा, लेकिन हम आप सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई अनवारुल जी को आप लोग भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए और एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बताइए। हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा एक मौका। बेरोजगारी को हटाना है ना, नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं नौजवान भाई लोग। तेजस्वी आएगा तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा
और बिहार को बनाने का काम करेगा, जहाँ किसी भी बिहार के भाइयों को जहाँ कारखाने, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री जो है खुले, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का काम करना है। केरल अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं सीएम पिनराई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य से अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन हो चुका है। केरल के पिरवी या फिर स्थापना दिवस के अवसर पर बुलाए गए सदन के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज का केरल पिरवी इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि हमने केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त कराने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया। इस विधानसभा ने कई ऐतिहासिक कानूनों और नीतिगत घोषणाओं को देखा है। अब विधानसभा की ये बैठक नव केरल के निर्माण में एक और मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गरीबी उन्मूलन उन प्रमुख निर्णयों में से एक था जो कि 2021 में नई सरकार के शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जो है लिया गया था। ये उस महत्वपूर्ण वादे को पूरा करने की दिशा में पहला कदम भी था जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने राज्य सरकार के दावे को पूरी तरीके से धोखाधड़ी करार दिया और इसके विरोध में सत्र का बहिष्कार किया है। पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए विभिन्न विभागों के साथ साथ पंजाब पुलिस भी सक्रिय है। 353 हॉटस्पॉटों गांव में पराली प्रोटेक्शन फोर्स को तैनात किया गया। फोर्स के 1700 जवान भटिंडा, फजिल्का, फिरोजपुर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, SAS नगर, जिला बंसा, संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और तरन तारण जिलों के हॉटस्पॉट का जो है गांव में कड़ी निगरानी रखे हैं। सख्ती के साथ पराली न जलाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पराली जलाने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस सीजन में अब तक पराली जलाने से संबंधित 430 FIR दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा 98 FIR अब तक तरन तारण में दर्ज हुई। अमृतसर में 75, फिरोजपुर में 53 और पटियाला में 36 FIR की गई है। पराली प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती का फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर डेडिकेटेड एनफोर्समेंट यूनिट स्थापित करने के निर्देश के बाद उठाया। फोर्स में जो है 550 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच पंजाब में खेतों में आग लगाने के 1642 मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।